हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो हो चुका है। आज हम इसके सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट लास्ट पार्ट भी होने वाला है। इसका जो पीडीएफ है, इसके जो नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है तो वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से डाउनलोड करके आप इसको अपने खुद के सोर्सेस से, खुद के नोट से भी कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली तो हमने जो चीजें पढ़ी थी वो चीजें हम एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ताकि आप जो भी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसको कनेक्ट कर पाए। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमने समझा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, या फिर इससे ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे और हमें दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट इस रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं चाहिए होता है कि दो जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे इस पेरेंट के, और हम बोल सकते हैं कि इसके क्लोन्स होते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग टाइप्स होंगे और वो अलग अलग मेथड से हो सकता है। अलग अलग टाइप्स नहीं, बेसिकली अलग मेथड से ये पॉसिबल हो सकता है, जैसे फिशन है, बडिंग है। तो हमने फिजन कंप्लीट कर लिया था। आज हमें ये सारे मेथड्स पढ़ने हैं। बडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन जानेंगे, रीजनरेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जानेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि फिजन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ये दो तरीके के हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं, और अगर हम बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन है तो एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म था पेरेंट ऑर्गेनिज्म और उससे काफी सारे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे दो से ज्यादा हो रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। बाइनरी फिजन में हमने क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े थे, अमीबा के बारे में पढ़ा, तो अमीबा हमने देखा था अच्छे से। इसके बाद से हमने कवर किया था पैरामीशियम में भी क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, इस तरीके से पैरामीशियम देख सकते हैं आप। फिर हमने पढ़ा था लीशमैनिया के टॉपिक को, है ना, कि लीशमैनिया में बाइनरी फिजन किस तरीके से हो रहा है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है। लीशमैनिया से काला अजहर नाम की एक डिसीज होती है जिसको विसरल लिशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको भी डिस्कस किया, ठीक है। किन रीजन्स, कौन से रीजन अफेक्टेड है, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं इसको ओवरकम करने के लिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर मल्टीपल फिजन देखा, इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा प्लाज्मोडियम का, और प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का मेन कॉज होता है दैट इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में हमने मलेरिया पढ़ा कि मलेरिया कॉज होता है, बिकॉज जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से हमने कवर किया था कि इंडिया में कितने केसेस हैं, ग्लोबली कितने केसेस हैं, फिर क्या इफेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स ले रखे हैं। तो वो सारी चीजें हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे की जो चीजें कंटिन्यू करना है दैट इज बडिंग। इट इज अ सेकेंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में समझते हैं कि बडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हम बडिंग की बात करें तो एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ये, जहां पर मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देता है। इस ऑर्गेनिज्म में से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, ठीक है। अब ये छोटी बर्ड्स क्या कर रही है, छोटी बर्ड निकली तो इसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करेगी, है ना, धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो बर्ड है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, थोड़ी और बढ़ गई, अभी इतनी बड़ी हो गई कि मैच्योर हो सकती है। इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें यही जो बर्ड थी वो इससे सेपरेट होगी, इस तरीके से ये जो बर्ड थी वो सेपरेट होगी और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करने लगेगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऑफस्प्रिंग्स है इसके, है ना, ऑफस्प्रिंग्स है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पूरी तरीके से अलग से ग्रो करने लगेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं। और ये चीज कहां पर देखने के लिए मिलती है, प्रोबेबली हाइड्रा में देखने के लिए मिलती है। तो ये कहां पर देखने के लिए मिल रही है, हाइड्रा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आपको बडिंग देखने के लिए मिलेगी और इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अमीबा में डॉटर सेल्स कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, डॉटर हाइड्रा। और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज, इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज न्यू हाइड्रा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गए, न्यू हाइड्रा भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगा पूरा रेप्लिका होगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होगा। और बडिंग को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि बडिंग को ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है।
ठीक है। बडिंग को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोजेनेसिस। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके, जैसे ईस्ट में होता है, कोरल्स में होता है, प्लेटवॉर्म्स है, इन सब में क्या होता है? बडिंग का प्रोसेस होता है। एंड इसको और क्या रेफर किया जाता है? प्लांट प्रोपोगेशन का मेथड भी कहा जाता है, जहां पर एक एग्जैक्ट रेप्लिका फॉर्म हो रहा है पेरेंट प्लांट का। तो ये चीज हो गई आपकी बडिंग में। और हाइड्रा का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू शो भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे बडिंग एंड हाइड्रा है, हमने इस चीज को पहले ही समझ लिया। तो एक स्मॉल बर्ड है ग्रोइंग फ्रॉम अ पेरेंट हाइड्रा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले छोटा सा आया, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में थोड़ा बड़ा हुआ, एकदम बड़ा हुआ, इस तरीके से इसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है और ये लास्ट में पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। व्हेन फुली मैच्योर द बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो इसके बाद से वो एक अलग से इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं जिनकी खुद की आइडेंटिटी होगी। ठीक, तो यही चीज है, जैसे हम शुरू में क्या होते हैं कि अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं और उनकी आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन है ना बाद में भी हम उनकी आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, बट एग्जैक्टली कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, हम मेच्योर होते हैं, अपना खुद का करियर बनाते हैं और इस तरीके से हमारी खुद की एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। यू कैन कोरिलेट दिस फ्रॉम योर डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद से आ जाते हैं बर्डिंग इन ईस्ट पे। तो ईस्ट सेल क्या होता है? डिवाइड एज रैपिडली एज वंस एवरी 90 मिनट। इतना जल्दी डिवीजन होता है इसमें, है ना। और एक और चीज आप देखिए, पहले बर्डिंग के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा था? माइटोटिक डिवीजन हो रहा था सेल का, है ना। माइटोटिक डिवीजन एक रीजन है इसके लिए। तो अगर हम बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक सेल है और सेल के अंदर कुछ कंटेंट प्रेजेंट है ना, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। तो ये सेल क्या करता है, इतना जल्दी इसका डिवीजन होता है कि इसको डुप्लीकेट करता जाता है। जितने भी कंटेंट एक सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको ये डुप्लीकेट कर लेगा, सारे कंटेंट को, इंक्लूडिंग क्रोमोसोम्स को भी। और यहाँ पे फिर इसके बाद ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो जाएगा तो दोनों में जो दोनों इसके नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उसमें ये कंटेंट मिलेगा। तो ये होता है माइटोटिक डिवीजन। और जो बर्डिंग हो रही है हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में जो बर्डिंग हो रही है वो इसके रीजन से ही हो रही है इतनी जल्दी। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके से 90 मिनट्स में काफी फास्ट प्रोसेस हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन विच स्मॉलर डॉटर सेल्स पिंच और बर्ड ऑफ द मदर सेल। अब आप प्रोसेस देखिए बहुत अच्छे से, ये पेरेंट ईस्ट सेल था, इसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का इलोंगेशन स्टार्ट होता है जिस तरीके से अमीबा में हो रहा था ना, तो न्यूक्लियस का इलोंगेशन स्टार्ट हुआ जो उस पूरे ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा बाहर करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये उसके आउटर साइड पे एक सरफेस ग्रो करना स्टार्ट करता है जो उसका ही पार्ट होता है। फिर इसके बाद से आप देखेंगे कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से टूट जाता है। न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस सेपरेट आउट हुआ, साइटोप्लाज्म में भी इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड प्रेजेंट है वो भी सेपरेट हुआ, है ना। और इसके बाद से इसके ऊपर ही एक नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगते हैं। अब ये जो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए ना, इसमें से मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये यहाँ सेपरेट हो जाता है और ये ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डॉटर ईस्ट फॉर्म हो रहा है। जिस तरीके से ईस्ट को आप बोल सकते हैं कि ईस्ट क्या होता है, एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है। इट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट जिसको आप फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो ये फंगस है एंड ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट न्यूक्लियस है जो बर्ड में मूव करने लगेगा, इस तरीके से बर्ड की तरह रहता है, और दूसरे पार्ट में अभी भी ये सारी चीजें अटैच है तो अब धीरे धीरे सेपरेट होंगी। और इसके बाद से यही इसके ऊपर भी, जैसे ये पार्ट निकला, इसके ऊपर भी अलग अलग बर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, तो एक लिमिट के बाद चेन का सेपरेशन हो जाता है और अलग से फॉर्मेशन हो जाता है, एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, जैसे हमने बर्डिंग पढ़ा तो बर्डिंग इन हाइड्रा पढ़ लिया, बर्डिंग इन ईस्ट पढ़ लिया। इसके बाद से नेक्स्ट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म केपेबल होता है कि वो सर्टेन बॉडी पार्ट्स को अलग से ग्रो कर सकता है। जिस तरीके से आप देखेंगे प्लानिडिया का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये बॉडी पार्ट्स थे, अब इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स टूट गए। जैसे ये वाला बॉडी पार्ट टूटा और वो इस तरीके से आया। अब ये जो बॉडी पार्ट था ये टूटा हुआ, इसके ऊपर वापस से वो पार्ट्स आ गए। जैसे कि आप लिजार्ड का एग्जाम्पल देखिए, है ना, लिजार्ड का एग्जाम्पल तो डेली देखते हैं, उसकी पूंछ कट जाती है और जो लिजार्ड है ना, लिजार्ड एक चिपकली है, उसके पीछे ये पूंछ उसकी कट गई, गर्मी के टाइम पे ज्यादा देखने के लिए मिलता है ये। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, वो डेवलप कर लेती है अपनी पूंछ। तो ये लिजार्ड भी रीजनरेशन का ही एक एग्जाम्पल है कि एक बॉडी पार्ट था और वापस से रीजनरेट हो गए। तो रीजनरेशन क्या है, एक प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बैक बॉडी पार्ट्स दैट हैव बीन कट ऑफ।
प्लानेरियंस आर प्लेटफॉर्म्स दैट कैन रीजनरेट मिसिंग ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, अपेंडेजेस को और लार्ज बॉडी रीजन्स को भी ये रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये स्टेम सेल्स यूज करते हैं जिनको हम नियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, बडिंग को हम क्या बोलते थे, ब्लास्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और प्लानेरियंस स्टेम सेल्स यूज करते हैं और उन स्टेम सेल्स को नियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है जो रीजनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड ये पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स है जो नए सेल्स बना सकती है। तो आपसे क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लानेरिया है, अगर उसमें रीजनरेशन हो रहा है तो कौन से स्टेम सेल्स की वजह से हो रहा है, तो उनको क्या कहा जाता है, नियोब्लास्ट कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अब आप रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी हम इसके डिफरेंसेस भी देखेंगे, तो उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब फ्रेगमेंट्स मतलब क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाना। तो मान लीजिए कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था, स्पाइरोगायरा का एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। इस तरीके का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं स्पाइरोगायरा का, जिसमें ये टूटा फ्रेगमेंट्स में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इन छोटे टुकड़ों के पास इतनी क्षमता, इतना पोटेंशियल है कि ये एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे, मान लीजिए एक डायमंड है ना, एक डायमंड है और वो टूट गया, है ना, ये टूट गया डायमंड। अब इसके पास इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि पूरा एक नया डायमंड वैसा का वैसा बना सकता है, जो एकदम ही वैसा दिखेगा, उतने साइज का ही होगा। तो यहाँ पे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और नया ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। इसका साइज थोड़ा सा भी पूरा डेवलप होगा तो वैसा ही हो जाएगा। तो ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं कि एकदम ही उतना इक्वल साइज हो, लेकिन पेरेंट फ्रेगमेंट की तरह ही दिखेगा, सेम डीएनए होगा जैसा ऑफस्प्रिंग में हो रहा है। सो एज द ऑफस्प्रिंग इज अ क्लोन ऑफ द पेरेंट, पूरा क्लोन ही रहेगा। स्पाइरोगायरा में ऐसा होता है, स्टारफिश में देखने के लिए मिलेगा, इसी मेथड्स के थ्रू होता है। रीजनरेशन में क्या था, एक बॉडी पार्ट वापस आ रहा है, तो अगर मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट है तो नीचे वाला पार्ट आ गया, तो वापस से वो नए ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं दिखेगा, मतलब पुराना ऑर्गेनिज्म ही रहेगा ना, नया नहीं फॉर्म हो रहा है। पुराना ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो पूरी तरीके से वापस वैसे ही दिखने लगा है, लेकिन इसमें तो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। ये डिफरेंस होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल हम बेसिकली देखते हैं, जहां पर स्पाइरोगायरा ब्रेक होता है दो या उससे ज्यादा फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट राइज देता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या, एक फास्ट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जल्दी से हो जाएगा, टुकड़े टूटेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म जल्दी से डेवलप होगा। लेकिन रीजनरेशन, एक पूंछ अलग होती है जब लिजर्ड से, उसकी टेल अलग होती है, तो इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्लो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कर सकता है, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं ना, सब में भी नहीं होता कि उसकी टेल कट गई तो वापस से आ जाए, बट हाँ मोस्टली ऑर्गेनिज्म में वापस से आ जाती है जो एनिमल्स हैं। इट्स कैरीड आउट बाय स्टेम सेल्स की कैरी आउट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स लिजर्ड टेल्स, रीग्रोइंग लॉस्ट लिम्स एंड जेलीफिश। फिर अगर हम देखें फ्रेगमेंटेशन, तो फास्ट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होगा जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये। ठीक है, इसमें कॉमन है, इट्स ओनली अकर्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही होता है। ये कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एंड जो लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसमें। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, उसका एक इमेज आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से दिखता है, ताकि आपको इजी पड़े कि हाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दोनों प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो लिजर्ड का एग्जांपल रीजनरेशन में, आप जब भी लिजर्ड देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर फॉर्मेशन में। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, उसके फ्लावर्स नहीं होंगे, कुछ नहीं है, लेकिन उनमें इस तरीके की ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइफा रूट है, उसके ऊपर अभी आप इसको भी देखेंगे, पहले हम यही रहते हैं। Spores are haploid unicellular bodies that can give rise to new organism को राइज दे सकते हैं, जैसे प्रोड्यूस होते हैं फंगई से, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है, एंड मशरूम का जो फंगस होता है उसमें यही प्रोसेस होता है ना। मशरूम में भी आप देखेंगे तो अलग से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे नए मशरूम्स पैदा हो सके, लेकिन यहाँ पे स्पोर्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ स्पोर्स प्रेजेंट है ना। हवा आई, हवा तेज चली, तो ये जो पार्टिकल्स थे वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स बन गए, एयर में प्रेजेंट हो गए, और एयर में होने के कारण ये जाकर सॉइल ऑयल में गिरेंगे, दूर जाकर पानी में गिरे, सॉइल में गिरे, तो एक नया प्लांट इस तरीके से डेवलप होने लगता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि
ये जो हाइफा है इसमें से एक स्पॉन्जियम निकल के आएगा, राइजोपस का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पॉन्जियम निकल के आएगा, इसमें कुछ पोर प्रेजेंट हैं। पोर दिख रहे हैं आपको, ये सारे पोर्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, लाइट ब्लैक कलर के। these स्ट्रक्चर्स में हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, और जैसे ये मैच्योर होगा तो ये स्पॉन्जियम क्या होता है, टूट जाता है इस तरीके से, और इसके जितने भी स्पोर्स हैं बाहर निकल के कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में बाहर निकल के टूटने के बाद बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद से फैल जाता है, जिससे एक नए प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, प्रोसेस किस तरीके से होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जी एट द टिप्स ऑफ एरियल हाइफे and these structures contain haploid spores. Upon maturation the spongion ruptures releasing the spores. When conditions are favorable spores germinate and forming new hyphae. ये चीज हो गई। अगर आप ब्रेड में देखेंगे जिस तरीके से ब्रेड मोल्ड होता है, तो ब्रेड मोल्ड में क्या होता है कि अगर हम मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड को बाहर रख दें कुछ टाइम तक, और उसके आउटसाइड एयर में ये सारे स्पोर्स राइजोपस के प्रेजेंट है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इस ब्रेड के ऊपर ये इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, छोटे छोटे इसके ऊपर से ब्रेड मोल्ड के जो प्लांट्स होते हैं वो उग आएंगे, और ये जो ब्रेड व्हाइट कलर का था वो कैसा दिखने लगेगा, ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। हम बोलते हैं ना फंगस आ गया इसमें, तो यही चीज होती है ये ब्रेड में। एंड अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि स्लाइस के ऊपर, इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर कितना सारा ब्रेड मोल्ड जो है वो आ गया है, और इसके कारण इस ब्रेड का कलर भी ब्लैक हो गया है। तो ये चीज हो गई स्पोर फॉर्मेशन में। इसके बाद से जो नेक्स्ट मेथड है, एंड इट इज द लास्ट मेथड जो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू रिप्रोड्यूस द पेरेंट प्लांट। जहां पर आपने एक प्लांट लिया, प्लांट की स्टेम को यूज कर सकते हैं, है ना, उसकी कोई रूट्स हैं तो उसको यूज कर सकते हैं, और इन सभी चीजों को यूज करके आप एक नया प्लांट बना पाते हैं वैसा। तो इस टाइप को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सिर्फ हमने एक सिंगल प्लांट की यूज किया है, जो लीव्स के साथ भी हो सकता है, रूट स्टेम्स ऑफ अ प्लांट के साथ हो सकता है ना। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ फ्रेगमेंट और कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट। The new plants contains the genetic material of only one plant and they are essentially clones of the parent plant, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे ग्राफ्टिंग का मेथड है, तो आपने ये चीज निकाली, यहाँ पे इन दोनों चीज को अटैच कर दिया, इस तरीके से बांध दिया जाता है कपड़े वगैरह से, और फिर ग्राफ्टिंग का मेथड किया जाता है। फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से इसको कट कर दिया, रूटिंग हार्मोन है, और इस तरीके से इसकी रूट्स आ गई, है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस भी होता है, इस तरीके से ये कर देना, इसको मिट्टी में दबा देना, और इससे नए प्लांट्स उगाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। और अच्छे से आप देख सकते हैं कि ब्रायोफिल्म, है ना, ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो इस तरीके से ब्रायोफिल्म के ऊपर ऐसे बर्ड्स आते हैं, और इसको हम अलग से लगा सकते हैं, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेथड हमने देखा कि इस तरीके से करने से रूट्स यहाँ पे भी डेवलप हो जाती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद से आप देख सकते हैं जो ग्रीन ग्रास है ना, ग्रीन ग्रास इतनी फैल की हो जाती है क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। तो प्रेजेंट इन द फील्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये फैलती है। इसके बाद से अगर आप ब्रायोफिल्म का एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा जो बगोनिया प्लांट होता है ना, बेगोनिया प्लांट भी होता है, इसमें भी यही चीज होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ये रिप्रोड्यूस करता है। जो आपका मनी प्लांट है, बहुत कॉमनली जानते हो कि मनी प्लांट में भी आपने क्या किया कि एक स्टेम तोड़ी उसकी और दूसरे बॉटल में उसको प्लांट कर दिया, तो वहां से भी उगाएगा। पोटैटो ट्यूबर के साथ भी इनफैक्ट हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया है, पोटैटो ट्यूबर के साथ भी ऐसा ही होता है। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट इज मच फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट्स बाय सीड्स, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सीड्स लगाना ज्यादा आसान होगा जिससे तेजी से प्रोड्यूस्ड होगा, है ना, तेजी से प्रोड्यूस्ड होगा, या फिर आप ऐसे ट्यूबर्स लगा दें, तो पोटैटो में ट्यूबर्स ही लगाए जाते हैं क्योंकि इससे फास्ट ग्रो करता है ये चीज, है ना, पोटैटो आपका। तो आप इन सारे मेथड्स को यूज कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, और ये सब प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमें पढ़ना था फिशन, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। बर्डिंग देख ली, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, बर्डिंग के अंदर बर्डिंग हाइड्रा देखा, ईस्ट देखा, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल देखा, फिर रीजनरेशन में प्लानिडिया का एग्जाम्पल देखा, और लिजर्ड की जो टेल है वो भी इसमें आ जाती है। स्पोर फॉर्मेशन देखना हमने, राइजोपस का एग्जाम्पल इसमें लिया, ठीक है। इसके बाद से हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करके सारी चीजें देख लिया। आप इस लेक्चर का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से
डाउनलोड कर लीजिए और उसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं। सो नाउ आई एम एंडिंग द सेशन एंड थैंक यू एवरीवन।